नमस्कार बच्चों। हमारा अध्याय 6 चल रहा है। इसके हमने 2 पार्ट है वो देख लिए हैं। आज हम इसके तीसरे पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पर्यटन आकर्षण। पर्यटन आकर्षण। पर्यटकों को कौन कौन सी चीजें हैं वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहला अगर हम देखें तो जलवायु है वो पर्यटकों को आकर्षित करती। दूसरा अगर हम देखें तो भूदृश्य है वो भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो इतिहास एवं कला भी है वो पर्यटकों को आकर्षित करती है। चौथा अगर हम देखें संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था है, वो भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये 4 कारक हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर हम एक एक की बात करें, जलवायु क्लाइमेट वातावरण। ठंडे प्रदेश के जो लोग होते हैं वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में जाना पसंद करते हैं, और जहां पर ज़्यादा धूप होती है वो पर्यटक आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। अगर हम बात करें जलवायु में अगर हम देखें कि ठंडे प्रदेश के जो लोग होते हैं वो गर्म जगह पर जाना पसंद करते हैं। जैसे हम देखें कि दक्षिणी यूरोप, और अगर हम बात करें भूमध्य सागर की, दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। और यहाँ पर पर्यटक आने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर है वो धूप है ज़्यादा समय तक रहती है, और दिन के ज़्यादातर हिस्से में धूप खिली हुई होती है, इसलिए यहाँ पर पर्यटक है वो ज़्यादा आते हैं। तो जलवायु है वो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। गर्म जलवायु वाले पर लोग होते हैं जो गर्म जलवायु में रहते हैं वो ठंडे जगहों पर जाना पसंद करते हैं। जलवायु है वो पर्यटक को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। हमें ये याद रखना है कि दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागर यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों में दिन के समय है धूप खिली हुई होती है, इसलिए लोग हैं वो ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। अगर हम बात करें पर्यटक है, पहले कल हमने देख लिया कि पर्यटन या पर्यटक किसे कहते हैं। जो आमोद प्रमोद के लिए यात्राएं करते हैं उसे हम पर्यटक कहते हैं। लोग छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं जहाँ पर जलवायु अच्छी होती है, और जलवायु है वो पर्यटक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दूसरा अगर हम देखें भूदृश्य यानी जमीन की बनावट। लोग हैं वो पर्वत है या फिर हम कहें झील है या फिर कहें समुद्र का जो किनारा है, तट होते हैं, वहाँ पर लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कहाँ पर? पर्वतों पर, समुद्र तट के किनारे, या फिर हम कहें झीलों के किनारे। लोग हैं वो जाना पसंद करते हैं। तो भूदृश्य भूमि का बनावट है वो भी पर्यटक को प्रभावित करती है। जहाँ पर भूमि की बनावट अलग अलग तरह की होती है, जैसे नदी है, झील है, पर्वत है, तो उन स्थानों पर पर्यटक है वो ज़्यादा आना पसंद करते हैं। तीसरा अगर हम देखें इतिहास एवं कला। पर्यटक उन्हीं शहरों को पसंद करते हैं, उन्हीं शहरों को चुनते हैं, उनमें जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनका इतिहास है वो गौरवमय रहा। तो जिन शहरों का इतिहास गौरवमय रहता है वहाँ पर लोग हैं वो जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम बात करें जैसे आगरे का ताजमहल हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद है। लोग राजस्थान में या राजस्थान से और भी अगर हम देखें तो पूरे भारत से उत्तर प्रदेश जाना पसंद करते हैं और वहाँ पर जाकर आगरे का ताजमहल देखते हैं। हमारे यहाँ भी चित्तौड़ का किला है, अलवर का बाला किला है, तो उन जगह पर लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ जिनका इतिहास गौरवमय रहा हो। अगर हम बात करें संस्कृति की, संस्कृति है वो भी पर्यटक को प्रभावित करती है।
संस्कृति, हमारी संस्कृति को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। रंग बिरंगा राजस्थान देखने के लिए राजस्थान में बहुत से अलग अलग देशों से लोग पर्यटक के रूप में आते हैं और यहाँ पर आकर हमारी संस्कृति को वो जानते हैं, पहचानते हैं और हमारी संस्कृति जो उन्हें आकर्षित कर रही है वो इसी संस्कृति को देखने के लिए आ रहे हैं। और अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, ऐसे स्थल जहाँ पर पर्यटक को रहने की, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए और वो भी कम पैसे में हो जाए, तो पर्यटक उन स्थानों को ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में पेन गेस्ट है व्यवस्था चल रही है, घर से बाहर भी घर जैसी सुविधाएं और कम दाम पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये अर्थव्यवस्था यानी जहाँ पर कम पैसे लगते हैं उन स्थानों को पर्यटक है वो ज़्यादा चुनते हैं। अगर हम बात करें जैसे गोवा की, गोवा में अगर हम देखें तो हेरिटेज होम्स है, हेरिटेज होम्स इसका अच्छा उदाहरण है। वहाँ पर हेरिटेज होम्स की स्थापना की गई है ताकि जो पर्यटक आते हैं उनका ज़्यादा पैसा खर्च ना हो और उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। अगर हम बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक में कुर्ग की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को अच्छी व्यवस्था या अच्छी सुविधा मिल सके और वहाँ पर ज़्यादा पर्यटक आ सके। अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में पीजी यानी पे एंड गेस्ट व्यवस्था शुरू की गई इसके लिए ताकि जो पर्यटक हैं उनको घर के बाहर भी घर जैसा वातावरण मिले। पे एंड गेस्ट में क्या होता है कि जैसे हम जयपुर घूमने के लिए गए, वहाँ पर वहाँ का निवासी है वो हमें रखेगा, घर जैसी सुविधाएं देगा, कम दाम में सुविधाएं देगा। तो ये सब के सब चीज़ें हैं वो पर्यटक को आकर्षित करती है। हमें याद रखना है पर्यटक को आकर्षित करने वाला पहला कारक है जलवायु, दूसरा कारक है भूदृश्य, तीसरा कारक इतिहास और कला, चौथा है सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था भी पर्यटक को प्रभावित करती है, संस्कृति भी पर्यटक को प्रभावित करती है, इतिहास और कला भी पर्यटक को प्रभावित करते हैं, जलवायु भी पर्यटक को प्रभावित करती है और भूदृश्य होता है वो भी पर्यटक को प्रभावित करते हैं। ये थे पर्यटक को प्रभावित करने वाले कारक या अपनी तरफ आकर्षित करने वाले कारक। अब हमारा अगला पॉइंट है भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए उपचार सेवाएं। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए उपचार सेवाएं। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए उपचार सेवाएं, उसमें अगर हम देखें कि अगर हम बात करें सन 2005 की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में उपचार कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में उपचार कराने के लिए 55,000 रोगी आए। 2005 की अगर हम बात करें तो एक देश अमेरिका से ही हमारे यहाँ पर 55,000 रोगी है वो उपचार कराने के लिए भारत आए थे। तो हमारे यहाँ की उपचार व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। अगर हम देखें कि महानगरों की, भारत में जो महानगर है, महानगरों में स्थित विश्व स्तरीय अस्पताल हैं वो या वहाँ अस्पतालों में विश्व के सभी देशों से उपचार कराने के लिए रोगी आते हैं। 2005 में अगर हम देखें तो 55,000 रोगी है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से भारत में आए उपचार करवाने के लिए। उसके बाद अगर हम देखें
कि हमारे जो महानगर हैं उनमें जो स्थित विश्व स्तरीय हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, उनमें हर दिन विश्व के सभी देशों से बहुत सारे रोगी हैं वो उपचार करवाने के लिए आते हैं। अगर हम बात करें विकासशील देशों की, विकासशील देशों में भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया, इन सबको चिकित्सा पर्यटन से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। इससे चिकित्सा या फिर कहें चिकित्सा पर्यटन से लाभ मिल रहा है। विकासशील देशों में अगर हम देखें भारत है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इन सबको जो विदेशी इन देशों में विदेशी जो भी आते हैं उपचार करवाने के लिए, इन सब से बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। हमें याद रखना है भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए उपचार सेवाएं हैं। 2005 की अगर हम बात करें तो अमेरिका से 55,000 रोगी है वो उपचार करवाने के लिए भारत में आए थे। अगर हम बात करें महानगरों में स्थित जो विश्व स्तरीय अस्पताल है तो वहाँ पर प्रतिदिन है वो विश्व के अनेक भागों से रोगी उपचार करवाने के लिए आते हैं। अगर हम बात करें विकासशील देशों में भारत, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, तो इन सबको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है इनसे। और अब चिकित्सा पर्यटन याद रखना है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाए तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाए तो इसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। यह था आज का पॉइंट, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए उपचार व्यवस्था। अगर हम देखें 2005 में अमेरिका से 55,000 रोगी भारत आए। अगर हम देखें यहाँ के महानगरों की बात करें तो उसमें प्रतिदिन है बहुत सारे रोगी है विदेशों से अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। विकासशील देशों में अगर हम देखें भारत है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, उनमें भी बहुत सारे जो रोगी उपचार के लिए आते हैं और उनसे इन देशों को है वो अच्छी आमदनी होती है। अगर हम देखें चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं तो चिकित्सा पर्यटन याद रखना है, चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि से जोड़ दिया जाए तो उसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाए तो उसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाकलाप है वो देख लिया। प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि है, आखेट करना है, मछली पकड़ना है, पशुपालन है, ये सब के सब प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। जबकि द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण और उद्योग आते हैं। तृतीयक व्यवसाय जिसे हम सेवा सेक्टर कहते हैं उसमें सेवा देने वाले जो भी होते हैं जैसे अध्यापक है, वकील है, डॉक्टर है, उसके बाद अगर हम देखें परिवहन है, बैंक है, ये सब के सब तृतीयक व्यवसाय में आते हैं। अब हम देखेंगे चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक क्रियाकलाप में सूचना का संग्रहण करने वाले आते हैं, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन करने वाले लोग आते हैं। अगर हम बात करें चतुर्थक क्रियाकलाप की तो उसमें सूचना का संग्रहण यानी सूचना को इकट्ठा करने वाले और सूचना का उत्पादन करने वाले लोग होते हैं, वो चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप की अगर हम बात करें तो वो अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होता है। चतुर्थक क्रियाकलाप है वो अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होता है। अगर हम बात करें पंचम क्रियाकलाप की तो पंचम क्रियाकलाप में उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले लोग, नीतियों का निर्माण करने वाले लोग हैं वो इसमें आते हैं। एक तो उच्चतम स्तर के जो निर्णय लेने वाले होते हैं वो पंचम में आते हैं, एक नीतियों का निर्माण करने वाले लोग होते हैं वो भी पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। यह अलग से कोई सेक्टर नहीं है पंचम क्रियाकलाप, जबकि तृतीयक जो सेक्टर है उसका ही एक उप विभाग है। यानी जो पंचम क्रियाकलाप है, पांचवा जो सेक्टर है वो अलग से कोई सेक्टर नहीं, बल्कि जो तृतीय क्रियाकलाप है
उसी का एक उपविभाग है। इसमें काम करने वाले जो होते हैं वो स्वर्ण कॉलर कहलाते हैं। जैसे प्राथमिक व्यवसाय करने वाले हैं उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं, जबकि पंचम व्यवसाय जो करने वाले होते हैं उन्हें हम स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहते हैं। इस अध्याय में हमारे 2 पॉइंट है वो बचे हैं। एक है बाह्य स्रोतन और एक है अंकीय विभाजन। बाह्य स्रोतन, बाह्य स्रोतन का अर्थ होता है ठेके पे देना। सरकार क्या करती है, लागत को घटाने के लिए, लागत घटाने के लिए वह दक्षता में सुधार करने के लिए, किसी भी काम को सरकार क्या करती है कि लागत को घटाने के लिए और दक्षता में सुधार करने के लिए किसी काम को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देती है और वो उस काम को पूरा करता है। जैसे सरकार को रोड बनानी है जयपुर से सीकर तक, सरकार इसकी बोली लगाएगी। जो कम लागत में और अच्छी क्वालिटी में इस रोड का निर्माण करेगा सरकार उसको ठेका दे देती। सरकार और ठेकेदार के बीच ये कॉन्टेक्ट होता है कि जैसे ठेकेदार ने कह दिया भाई जितना भी खर्च होगा वो 10 साल तक इस पे टोल लगाएगा, 10 साल 15 साल वो कॉन्टेक्ट होता है। तो 10 साल 15 साल वो टोल के माध्यम से अपने पैसे वसूल कर लेगा और उसके बाद इस चीज़ को सरकार को सौंप देगा। तो सरकार को इससे ये फायदा है कि पहले पूरे पैसे हैं वो सरकार को इसमें नहीं लगाने पड़ते और दूसरी बात है कि इसमें दक्षता में सुधार रहेगा और लागत है वो भी कम लगेगी। ये होता है बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन का अर्थ होता है ठेके पे देना। दूसरा हमारा है अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन किसे कहते हैं? अंकीय विभाजन है कि अगर हम बात करें सूचना की, सूचना है वो पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने प्रत्येक नागरिकों को सूचना उपलब्ध करवा देते हैं, जबकि बहुत से देश ऐसे हैं जो अपने प्रत्येक नागरिकों को सूचना उपलब्ध नहीं करवा पाते, चाहे वो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हो या फिर उनका क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होने के कारण या वहाँ पर कम जनसंख्या है वो साक्षर कम है, उसके कारण कोई भी कारण हो सकता है। सरकार प्रत्येक नागरिकों को सूचना उपलब्ध नहीं करवा पाती। जैसे हम देखें विकसित देशों की, अगर बात करें विकसित देशों की तो विकसित देश है वो क्या है कि अपने जो नागरिक होते हैं नागरिकों को सूचना पहुंचाते हैं। विकसित देशों में अपने नागरिकों को वो संपूर्ण सूचना पहुंचा देते हैं, जबकि विकासशील देशों में अपने नागरिकों को सूचना नहीं पहुंचा पाते। अगर हम बात करें भारत की, भारत में भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर सरकार की स्कीम है वो नहीं पहुंच पाती। सरकार ने बहुत सारी स्कीमें हैं वो चला रखी है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर साक्षरता का अभाव पाया जाता है वहां पर सरकार की वो स्कीमें नहीं पहुंच पाती और उन लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पाता। सूचना के अभाव में वो स्कीमें हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो सूचना के अभाव के कारण जो विकसित देश हैं वो सूचना के कारण आगे बढ़ गए और विकासशील देश है वो सूचना अपने नागरिकों को नहीं पहुंचाने के कारण पिछड़ गए। इन दोनों में जो अंतर पाया जाता है उसे ही हम अंकीय विभाजन कहते हैं। यानी सूचना उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विकसित देश आगे बढ़ गए और विकासशील देश है वो पिछड़ गए। इन दोनों में जो अंतर पाया जाता है उसे ही हम अंकीय विभाजन कहते हैं। ये था हमारा अध्याय नंबर 6 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। आशा करता हूँ आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।